नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। जैसा कि हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, कितने क्वेश्चन गलत कर पाते हो, वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर मेंशन कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं अपनी आज के प्रैक्टिस सेट की। और आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमारे 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है। टू कैंडिडेट कंस्ट्रक्टेड एन इलेक्शन, one of them got 64% of the vote and won by 434 votes. What was the total number of vote? ये बताना है। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 वोट से जीत गया, तो कुल मत कितने हैं ये बताना। आप देखो, क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लल्लू सवाल है। मुझे बताओ, इसमें ना तो हमें इनवैलिड वोट बता रखा, ना हमें ये बता रखा कि इतने वोट नहीं डले। यानी हम मान के चलते हैं कि 100 के 100% वोट डले होंगे। अब 100 के 100% वोट में से जीतने वाले को कितने 64% वोट मिले, तो बताओ हारने वाले को कितने प्रतिशत मिले होंगे। आप बोलोगे भैया 36% मिले होंगे। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, यानी जीतने वाला कितने परसेंट वोट से जीता और हारने वाला कितने परसेंट वोट से हारा, ये आप निकाल दीजिए। तो कितने बचेंगे बताओ। 14 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ 28% से ये जीत गया। जीतने वाला 28% से जीत गया और हारने वाला 28% से हार गया। तो हमें बताया हुआ है कि जो जीतने वाला है वो 434 वोट से जीत जाता है। हमें बताना कुल वोट कितने होंगे। मुझे बताओ 28% की वैल्यू 434 है, तो यहाँ पे मुझे 100% की वैल्यू चाहिएगी। अगर 100% की वैल्यू चाहिएगी तो 434 को डिवाइड करना है 28 से और मल्टीप्लाई कर देनी है दोस्तों 100 से। बात आ गई समझ में। मुझे बताओ 24 से अगर मैं इसको काटता हूँ, अगर मैं इसको 7 से काटता हूँ, 7 चौक 28 हो जाएंगे। 7 से इसको काटता हूँ, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14। 4 से इसको 2 से काटता हूँ 2 बार और उसको 2 से काटता हूँ 31 बार। इसको 2 से मैं काटता हूँ 50 बार। 50 की मल्टीप्लाई 31 से जब मैं करूंगा तो कितना आएगा, 1550 आएगा, यानी कि 1550 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी टोटल वोट मैं कह सकता हूँ भाइयों, उस गांव में जहां भी वोटिंग हो रही है उस गांव में हमारे कितने वोट हैं, टोटल वोट है 1550। कुल मतों की संख्या कितनी है, 1550 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का दूसरा सवाल क्या है। इफ 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ a इज इक्वल टू b। कहने का मतलब क्या है, इसमें दिया हुआ है कि 20% जो है, 20% a प्लस बी का ये बराबर है कितने के, 30% ऑफ किसके, a माइनस बी के। बात आ गई समझ में, सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, मुझे बताओ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ भैया 2 इंटू ए प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा किसके, 3 इंटू ए माइनस बी के। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस के 2b बराबर 3a माइनस के 3b। इस b को इधर ले आएंगे, a को इधर ले जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास 5b इज इक्वल टू 1a। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों a और b का जो रेशियो निकल के आएगा मेरे पास, वो निकल के आएगा 5:1। इसने बोला है कि तो b का कितने प्रतिशत a है, मुझे बताना है कि b का कितने प्रतिशत a है। तो a के बारे में बताना है और किसके कंपैरिजन में बताना, b के कंपैरिजन में। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 है और b की कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा भैया हमारा
कितना 500%, यानी कि सी मेरा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। आज की क्लास का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर हम बात करते हैं। देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर यूजेस 90 100 4940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट, ही सेल इट एट 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज? ये कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार है जो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पे 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करने पर वह 4% का लाभ कमाता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताना कितना होगा? उसका क्या बताना है दोस्तों? वास्तविक लाभ बताना कितना होगा। बात आगे समझ में। अब ये क्या कर रहा है? ये 940 ग्राम वस्तु कह के हमें 1 किलो जो 940 ग्राम वस्तु को 1 किलोग्राम वस्तु कह के बेच रहा है। दूसरी बात, इसको 4% का लाभ भी हो रहा है। 4% के लाभ का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 रुपए की वस्तु 26 में बेची जा रही होगी। 25 रुपए की वस्तु 26 में बेची जा रही होगी। बात आगे समझ में कि नहीं आ रही? 25 चौका कितने होते हैं? 25 चौका होते हैं 100। ठीक है दोस्तों, 4 से इसको हम काट देंगे, कितने बार? 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 4 दूनी 8। ठीक है, और ये कितना बचेगा हमारे पास? 4 दूनी 8 बचेगा कितना? 1, 4 या 12 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अब मुझे बताओ, 235 रुपए की वस्तु 260 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है बताओ? 25 रुपए का लाभ हो रहा है इस पे। और कितने इस पे हो रहा है? ये हो रहा है भैया कितने पे? 235 पे मल्टीप्लाई 100%। इसकी वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी बताओ? देखो, ये अगर यहाँ 25 होता तो लगभग 10% वैल्यू होती, लेकिन 10 से तो बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 2500 को डिवाइड करेंगे किससे? 235 से। 235 से एक बार जाएगा, बचेगा कितना बताओ? 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा 150। फिर जीरो लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1500। अब देखो, दो दो छंग कितने होते हैं? 12 होते हैं। और तीन छंग कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, तो दो से अगर हम इसको काटते हैं, मुझे बताओ, अगर हम इसको दो बार काटते हैं किससे? अगर हम 1500 को काटते हैं भैया किससे? तो ये लगभग 6 बार चला जाएगा। 2 छंग 12 हो जाएंगे ना, लगभग 6 बार चला जाएगा। तो लगभग ये 6 बार चला जाएगा, यानी कि 10.6 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। 10.64। 10.64 हमारा क्या आ जाएगा? 10.64 हमारा आ जाएगा उत्तर। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अ शॉपकीपर गेन 20% इन द प्लेस ऑफ 60% लॉस। ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 320 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो 16% की हानि से उसको 20% का लाभ हो जाता है। तो हम इन हानि और लाभ को जोड़ देते हैं, यानी ये हो जाएगा 36%। अब 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36% की वैल्यू आ जाएगी 324। ये अगर मैं 18 से काटूं, 2 बार कट जाएगा। ये 18 से काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा? 18 बार कट जाएगा। इसकी अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100% आ जाएगा। इसकी भी 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 18 पंजे 90, तो क्या आंसर कितना आ जाएगा? 900 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अ बाइक इज सोल्ड फॉर 8700 87,500 by allowing a discount of 44 on its market price. The market price of the bike is। ये क्वेश्चन भी शायद मैंने आपको कल कराया था। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था। एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य के 44% की छूट पर बेचा जाता है और इतने रुपए में बेचा जाता है, तो उसका वास्तविक अंकित मूल्य बताना। मुझे आप बताइए कि अगर इसको 87,500 रुपये में बेच रहे हैं और 44% की छूट पे बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात आपको एक पता चल रही होगी कि इसको बेच कितने पर होंगे। सीधी सी बात है भैया, 56% पे बेच रहे होंगे। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू अगर निकालनी है तो बताओ ये किससे कट जाएगा? बोलो। ये कट जाएगा 7 से। 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से काटूं 2 बार और इसको 4 से काटूं 25 बार,
और ऐसे ही इसको अगर मैं 2 से काटता हूँ, 2 छंग 12 हो जाएंगे, बचेगा कितना? 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। देखो, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी 0, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 दूनी 50, 62, 2 हासिल लगे 6, और 25 छक्का 150 और 6 कितने हो जाते हैं? 156। यानी मैं कह सकता हूँ 1,56,250 मेरा आंसर आ जाएगा। 1,56,250 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इसका कहने का मतलब क्या है? ये दिया हुआ है भैया कि एक साधारण ब्याज दर पर 9 वर्ष में वस्तु स्वतः की 3 गुनी हो जाती है। मुझे बताओ, अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास पी है और वो अपने आप का 3 गुना हो गया 9 साल के बाद, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भैया कि इसको 2 पी जो मिला ना, 2 पी इसको क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला। यानी अगर कोई वैल्यू अपने आप की 3 गुनी हो जाती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि पी तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और उसमें 2 पी और ऐड हुआ होगा, तब जाके वो 3 पी बनी होगी। अब 3 पी बनी होगी तो 2 पी ऐड हुआ होगा, और जो ऐड होता है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी ये 2 पी हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर इंटू टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू 9 ईयर है अपॉन 100%। ठीक है, बात आगे समझना। पी से पी कट जाएगा। अब मुझे बताओ, ये 200/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 200/9। 200/9% हो जाएगी मेरी आर की वैल्यू। इसको सोल्व कर लेंगे। 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 से जो भी आंसर शुरू होगा वो होगा, तो पहला आंसर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। बचेगा कितना? 2। तो ये 9 दूनी 18 हो जाएंगे, यानी कि 22 से आंसर शुरू होगा, तो 22 दशमलव, ये ऐसे इस तरीके से लिखा है दोस्तों, 22 से ही 2/9। क्योंकि 22 से ही 2/9 को हम ये भी लिख देते हैं 22 प्लस 2/9%। अब ये इस तरीके से लिखा नहीं जा रहा था जब मैं टाइप कर रहा था, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। बात आगे समझ में, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये आर एस है, मतलब ये रुपए हैं, 15,775 एट 20% पर एनम इन 2 ईयर इफ द कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ एंड। ये कहने का चाह रहा है कि अर्धवार्षिक ब्याज के दर से, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज दर से 2 वर्ष में 15,750 रुपए की धनराशि 20% ब्याज दर से, उसमें कितना हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये बताना। आपको मैंने कल बताया था कि अगर अर्धवार्षिक रूप से वैल्यू हो तो हम जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो उसका आधा कर देते हैं, उसका कर देते हैं आधा, अगर अर्धवार्षिक रूप से हो, और जो समय होता है उसका कर देते हैं 2 गुना। यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 4 साल। यानी अगर हम निकाल लें 20% का हाफ अर्ली बेस पे 2 साल का, तो भी सही सेम, तो भी सेम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। या मैं कह दूं कि 10% निकालना है मुझे 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का, तो भी सेम आएगा। मैंने आपको कल बताया था कि 10% का 1 साल के लिए तो होता है 10, 2 साल के लिए होता है 21%, 3 साल के लिए होता है 33 सही 1%, और 4 साल के लिए होता है 46 सही 41%। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सीधी सी बात है कि 4 साल के लिए मुझे 10% का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा भैया 46.41%। तो मुझे किसका साथ 46.41% निकाल देना है? प्रिंसिपल अमाउंट का। अब प्रिंसिपल अमाउंट का 46.41% निकाल देना, इसको सोल्व कर दो। 25 चौका 100 हो जाएंगे, 25 छक्का 150 हो जाएंगे, 25 से 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा? 464.1 गुणा 63/4 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 का ना 4, 16 चौका 64 दशमलव आ गया, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 116 दशमलव कितना? 116.25। अब मुझे बताओ, 6 की अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 छंग 66 आएगा, 11 छंग 66 के आसपास आएगा, और 66 के आसपास आएगा तो मतलब ये तो हो नहीं सकता आंसर, और ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें सोल्व कर लो आप। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, तो कितना आएगा? 63 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा बताओ? 63 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो मेरा आंसर जो निकल के आता है, आंसर निकल के आता है लगभग लगभग, आंसर निकल के आता है, आंसर तो ये दोनों लगभग सेम ही दी हुई है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे? कहीं हमसे गड़बड़ तो नहीं हुई दोस्तों?
कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूरी है। इसका जो आंसर निकल के आएगा ना, कैलकुलेशन जब हम करेंगे, देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 10% का 1 साल का 10% होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 21% होता है, 3 साल का 33.1% होता है, और 4 साल का होता है 46.41%। तो मुझे क्या करना है, मुझे 15,750 का 46.41% निकालना है, बटे 100 कर दूं मैं इसको। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काट दूंगा 2 बार, और 5 से इसको कितने बार काट दूंगा, 5 या 15, 5 ही कम 5, और 5 पंजे 25 आ जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? यही आएगा ना? हाँ। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप आपस में। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 73 7309 दशमलव ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? बोलो, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेरा रेशियो का। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 respectively. Ratio of monthly saving is A and B is 14:19 respectively. If the monthly expenditure of A and B is 1200 each, then what is the difference between the monthly income of A and B? देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मुझे बताओ, अगर किसी को इनकम हुई होगी, उसने एक्सपेंडिचर करा होगा, एक्सपेंड करा होगा, और प्लस सेविंग करी होगी, तब जाके उसकी क्या आई होगी? इनकम आई होगी। सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला आप सभी को आता है। अब हमें इनकम का रेशियो दे रखा है दोस्तों 4:5। मैं इसको वैल्यू मान लेता हूँ 4x और 5x। ठीक है, ये ए की इनकम आ गई और ये बी की इनकम आ गई। दूसरी बात हमें दे रखी है सेविंग। अगर मैं इसमें से सेविंग को क्या कर दूंगा, हाँ, अगर मैं इसको सेविंग को माइनस कर दूंगा इसमें से, ये सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है? सेविंग का रेशियो दे रखा है 14.19। इसको अगर मैं लिख दूं तो 14/22 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 19/22। यानी कहने का क्या मतलब हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि इनकम हो गई एक की 4x, और उसका एक्सपेंडिचर हो गया 14/22। ऐसे ही बी की इनकम होगी 5x और उसका एक्सपेंडिचर हो गया 19/22। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मुझे बताओ कि अगर मैं इनकम में से भैया, अगर मैं इनकम में से उसका सेविंग माइनस कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर उसके बराबर आएगा। बोलो, देखो इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर देता हूं तो एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। अब एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है, यानी कि 5x माइनस के 19/22 की वैल्यू भी मेरी कितनी है? 1200 है। एक इसको सेम कर लो, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो आप, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 14 पंजे कितने हो जाएगा दोस्तों? 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के 70/22 बराबर 12 पंजे 60, यानी कि 6000। अब इस तरीके से ये आ जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 76/22 हो जाएगा, और बराबर 14 छंग 84, 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि 48/22 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, दोनों में से घटा दो, इसको घटाऊंगा तो ये प्लस का आ जाएगा, इसको माइनस करूंगा, ये कितना बचेगा बोलो? ये बचेगा 6/22 बराबर, इसमें जब माइनस करूंगा तो बचेगा 1200। मैं कह सकता हूँ कि जो बाई की वैल्यू मेरे पास आ गई, वो बाई की वैल्यू आ गई 200 रुपये, मतलब 200 आ गई बाई की वैल्यू। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था उनकी मासिक आय के बीच में अंतर बताना। बाई की वैल्यू 200 आ गई, यहाँ मैं बाई की वैल्यू रख देता हूँ तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो 4x माइनस के 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2800 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। 2800 और 1200 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो x की जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, देखो ये हो जाएगा 4000। 4000 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 आ जाएगी। बात आ गई समझ में? अब इसका अंतर बताना है हमें। अंतर कितना होगा? किसका अंतर बताना है दोस्तों? हमें अंतर बताना है दोस्तों उनके मासिक आय का अंतर बताना, सॉरी मासिक आय का, आय यानी कि इनकम का। अब x, हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 1000 आ गई। अब उनकी इनकम कितनी थी? एक की इनकम थी 4x, 4x का मतलब हो जाएगा 4000, और दूसरे की इनकम थी 5x, 5x का मतलब हो जाएगा 5000। मुझे बताओ इनका अंतर कितना होगा? आप बोलोगे भैया इनका अंतर 100 हो, सॉरी 1000 होगा, तो वही मेरा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? इफ द फोर नंबर 39, 117, 17 एंड y आर प्रोपोर्शनल, देन द वैल्यू ऑफ y। ये कहना चाह रहा है कि 39, 117
और 17 ये अगर एक हमारे प्रोपोर्शन में है तो हमें वैल्यू बतानी बाई की कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इनको प्रोपोर्शन में लिख लो। 39/117 बराबर हो जाएगा 17/22। ठीक है दोस्तों, 17/22 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो। देखो 3 से काटूंगा कितनी बार, ये 13 बार, 13 से कट जाएगा 3 बार, 13 × 39 और 13 नम्मा 117 हो जाएगा। ठीक है, अब बाई की वैल्यू हमें निकालनी है। बाई की वैल्यू जब निकालनी है तो इसको 3 से काट दूंगा, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 17 × 51, तो 51 क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा आंसर। बाई बराबर आ जाएगा हमारा 51। बात आगे समझ में, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, इफ 405 यानी कि 405 रेशियो बाई प्रोपोर्शनल y रेशियो 125 एंड y ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y यदि दिस। मतलब कहने का ये क्या है, ये दिया हुआ है कि 405 अनुपात बाई समानुपात बाई अनुपात 125 हमें दिया हुआ है। तो बाई बराबर तो जीरो, नॉन जीरो है, मतलब जीरो से बड़ा है। तो हमें इस बाई की वैल्यू बतानी है। ये देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, ये थर्ड प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 405/22 बराबर बाई बटे 125 होता है। सीधी सी बात है। तो बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 405 गुणा 125 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कहूं कि बाई बराबर अंडर रूट, इसको मैं कह दूं कि 81 × 5 और इसको मैं कह दूं दोस्तों 125। अब 125 पंजे होते हैं 625, तो 625 का तो 25 बाहर आ जाएगा और 81 का 9 बाहर आ जाएगा। यानी बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 225। 225 आ जाएगी। कितनी, 25 नंबर 225 होते हैं, तो 225 मेरा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। अगर रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु में मान लेता हूँ x है, और उसकी पुत्री जो सविता है उसकी वर्तमान आयु अगर x है, तो रहीम की आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से 5 गुनी है। तो 5 गुनी है तो मतलब रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ये हो जाएगी सविता की आयु, ये हो जाएगी रहीम की आयु। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद अगर मैं बात करता हूं तो रहीम की आयु में भी 7 ऐड होगा, और जो इसकी बेटी है सविता उसकी आयु में भी 7 ऐड होगा। और ये अब रेशियो कितना बना देती है, ये बना देती है 3 गुना। यानी कि मैं कह दूं कि 3:1 हो जाएगी। अगर सविता की 7 साल बाद एक उसकी आयु होगी तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, सॉरी रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, रहीम की आयु हो जाएगी उसकी 3 गुनी। इसको सोल्व कर दो आप, ये हो जाएगा 5x प्लस के 7 बराबर 3x प्लस के 21। अब 7 में से अगर 21 जाएंगे तो 14 बचेंगे, और 5x में से x जाएंगे तो 2x बचेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। अब x बराबर 7 आ गया। ये पूछ रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की आयु की 5 गुनी है, और x की वैल्यू होगी 7, और 7 की 5 गुनी हो जाएगी 35। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, क्वेश्चन बहुत आसान था, आप दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगले प्रश्न क्या है, A, B and C started a business with initially investment of 20,000, 25,000 and 10,000 respectively. After 5 months from start, A invested 4,000 more. After 6 months from starting, C invested 8,000 more. After 4 months from starting, B invested 8,000 more. At the end of the year, they will receive a profit of X in the what ratio the profit received. इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। A, B, C दो आदमी है, एक आदमी है A है, एक आदमी B है और एक आदमी C है। प्रारंभ में उन्होंने क्या काम करा, 20,000 रुपए, इसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए और इसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। बात आगे समझ में। आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरुआत करते हैं। प्रारंभ से 5 महीने पश्चात ए ने रुपए 4,000 और निवेश किए। मुझे बताओ 5 महीने तक तो इसने यही निवेश किए होंगे। अब उसने क्या काम करा, इसको और बढ़ा दिया। अब इसने क्या काम कर दिया, 24,000 कर दिए।
24,000 कितने महीने के लिए? अगले 7 महीने के लिए कर देंगे, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है डायरेक्ट। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? निवेश किए प्रारंभ से 6 महीने पश्चात सी ने 8,000 रुपये और निवेश किए। इसने 6 महीने तक तो 10,000 रुपये निवेश करे होंगे, और प्लस में अगले 6 महीने के लिए इसने 18,000 रुपये निवेश किए। बात आ गई समझ में? अब बी की बात आते हैं। प्रारंभ से 4 महीने पश्चात बी ने रुपए 8,000 वापस निकाले। बी ने क्या काम करा? बी ने 4 महीने तक तो 25,000 निवेश किए, 4 महीने के बाद 8,000 रुपये वापस कर लिए। अब 8,000 रुपये वापस कर लिए तो अगले 8 महीने के लिए उसने 17,000 रुपये निवेश करे होंगे, क्योंकि 17 8 25 होता है। तो अगले 7 महीने के लिए, 7 नहीं 8 महीने के लिए उसने कितने रुपए निवेश करे? उसने करे भैया 17,000 निवेश। अब इसका तुम रेशियो निकाल दो। देखो ये 3 जीरो है, ये भी 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 3 जीरो, ये भी 3 जीरो, मतलब 3 जीरो अगर मैं कॉमन ले लूँ, सबको 1,000 से अगर भाग दे दूँ तो कितना बचेगा? 20 पंजे 100 बचेगा, प्लस 24 सत्ते कितने होते हैं? 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने होते हैं? 16, 168 हो जाएंगे। अब दूसरी बात आओ, 25 चौका कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएगा, प्लस 17 अट्ठे कितने होते हैं? 8 सत्ते 56, 8 ही कम 8 और 5 कितने होते हैं? 13, 136 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो गया? 60 ये हो जाएगा, प्लस 18 छक्का कितने होते हैं? 8 छंग 48 का 8, 8 ही का 8 और 2, 8 4 12, यानी कि 128 होते हैं। 28 18 छक्का 128। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, क्या आएगा आंसर? देखो ये हो जाएगा 268, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 236, ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा तुम्हारा 188। 188 हो गया। बस आप इसको क्या कर दो? आप इसको सोल्व कर दो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो ये कितनी बार कटेगा? 7 चौक 28, 6 चौक 24, ये 7 बार कट जाएगा। देखो 7 से कितनी बार कटेगा? 4 से कितनी बार कटेगा? ये हो जाएगा 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, और ये 4 से कितनी बार कटेगा? 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 4 नम 36, ये 4 से कितनी बार कटेगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? तो कितना मेरा आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 67.59.42। ठीक है, 4 चौक 16 होते हैं ना, 4 चौक 16 और 2 बचेगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगा। बहरहाल क्वेश्चन इजी था और हल्का था, मतलब आप कर सकते थे विद इन टाइम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? इन अ मिक्सचर ऑफ 55 liter fruit juice and water are in ratio 4:1. How much water must be added to make the mixture in ratio 2:1? कहने का मतलब क्या है सीधा सीधा कि 55 लीटर का हमारे पास एक मिश्रण है। ये 55 लीटर का मिश्रण दोस्तों 4:1 के अनुपात में है। अब मुझे क्या बनाना है? ये मिक्सचर किस किस का है? ये मिक्सचर है जूस का और वाटर का। आगे चल के क्या बनाना है हमें? मिक्सचर बनाना है 2:1 का अनुपात में, यानी कि मिक्सचर कितना हो? 2 हो, और उसमें वाटर कितना हो? ये जूस हो सॉरी, और उसमें वाटर कितना हो? वाटर हो इसमें 1। इस तरीके का बनाना। तो इस तरीके के प्रश्न हम कैसे सोल्व करते हैं? देखो मुझे आप बताओ, मुझे आप बताओ 4:1 के अनुपात में हमें क्या करना है? 4:1 के अनुपात में हमारा मिक्सचर दिया हुआ है, और 4:1 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55 दे रखी है। 55 4 यूनिट की कितनी? 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बताओ? 44, और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी भैया 11। मैं कह सकता हूं कि मिक्सचर में 44 लीटर तो फलों का रस है, और 11 लीटर क्या है? 11 लीटर भैया पानी है। बात आ गई समझ में? अब एक चीज आप बताओ, ये अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे इसमें पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाया जाए? तो पानी मिलाना होगा। अब
पानी इस तरीके से मिलाना है कि हमारा जो मिक्सर बन जाए वो 2:1 का बन जाए। तो आप मिलाओ, देखो 9, अगर मैं 11 लीटर इसमें पानी मिलाता हूँ, 11 लीटर अगर मैं इसमें पानी मिलाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 लीटर और ये हो जाएगा 44 लीटर। आप मुझे सीधे सीधे बात बताओ, क्या ये इसके एक दो गुना नहीं हो रहा, 2:1 में नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देख के आप आंसर लगा सकते थे, आपको क्वेश्चंस को पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, देख के आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32। इफ टू नंबर आर 29 एंड 31, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द निपेली। ये कहना चाह रहा है कि 20 संख्याओं का एवरेज जो है ये 32 है। इसमें से कितनी इसमें से कितनी वस्तु सॉरी कितने नंबर निकल गए, 29 प्लस के 31, यानी मैं कह सकता हूँ कि 60 नंबर इसमें से माइनस हो गए। 60 नंबर अगर माइनस हो गए तो दोस्तों क्या करेंगे, हम 32 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 32 दूनी 64, यानी ये आ जाएगा मेरा। इसमें से 60 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे, दो बचे, सॉरी 18 बचेंगे ना। तो 18 इसको डिवाइड कर देंगे, जब इसको 18 से डिवाइड करेंगे जो आंसर हमारा आएगा निकल के वो कितना आएगा, देखो पहले बताओ बचेंगे कितने, बचेंगे भैया हमारे कितने, 18 थे 54 हो गया, बचेगा कितना बताओ, यहाँ बचेगा 40, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो 32 से जो भी आंसर आ रहा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, 32.0, 32.22। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड y इज 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की हमें मान बताना क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो, होमवर्क के तौर पे इसको लिखो और इसका आंसर मुझे बताना, 15 नंबर का क्वेश्चन डाल के उसका आंसर बताना क्या होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न, अरे भाई, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कौन से नंबर का, 15, मैंने आपको होमवर्क दिया, 16 नंबर का क्वेश्चन है। इफ 35 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। देखो एमडीएस फॉर्मूले पे बेस्ड है। 35 आदमी किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए 6 दिन लेते हैं। उसी कार्य का, ये मान लो डब्लू कार्य था, अब इसी कार्य का हाफ कार्य यानी कि आधा काम करने के लिए 7 आदमी ने कितने दिन लेंगे, एक्स दिन लेंगे, और काम कितना करना, W/2। W/2 ऐसे लिख दूं, कोई समस्या वाली बात नहीं, 2 ऊपर लिख देंगे, ये W से W कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 35 गुणा 6 बराबर 7 गुणा x गुणा 2। 7 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा दोस्तों 3 बार, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 15, यानी मेरा आंसर जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। मैं पाइप को कह देता हूँ P1। ये कितने घंटे में भर रहा है, ये 140 घंटे में भर रहा है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 63 घंटों में खाली कर देता है। एक पाइप 2 है, ये कितने घंटे में, 63 घंटों में क्या कर देता है, खाली कर देता है। यदि 6 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ये टैंक 105 घंटे में पूरा हो जाता है। तो बाई की मान बताना है। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं सीधा सीधा, ये बात आ गई समझ में। नहीं, ये भी नहीं होगा इसका एलसीएम, इसकी गुणा भी 2 से और करो। देखो अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से 7 बार कट जाएगा, 7 से 9 बार कट जाएगा, यानी कि 9 बार कट जाएगा, सीधी सी बात है। ये 63 कितनी बार कट जाएगा, इससे 10 बार, और 10 दूनी 20, ये आ जाएगा 20। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसकी जो इफिशियंसी आ जाएगी मेरी, किसकी, पी की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास कितनी, पी की इफिशियंसी आ जाएगी प्लस के 9, और जो मेरे पास P2 की इफिशियंसी होगी, कितने में खाली करता है, उसकी आ जाएगी माइनस के 20। बात आ गई समझ में। अब 8 तो इनलेट पाइप लेने हैं मुझे, 8 इनलेट पाइप लेने हैं, तो 8 गुणा 9 हो जाएगा, और बाई क्या लेने हैं दोस्तों, बाई लेने हैं आउटलेट पाइप, यानी कि वाई माइनस होगा, क्योंकि ये इफिशियंसी ऐड होने वाली है, ये इफिशियंसी माइनस होने वाली है, यानी कि ये खाली कर रहा है टैंक को और ये टैंक को भर रहा है, तो इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो माइनस होगा, तो 20 गुणा बाई हो जाएगा, यानी कि मैं कह दूंगा 20 बाई। अब ये कितने दिन में खाली कर रहे हैं काम को, ये कर रहे हैं भैया 105 टाइम में, 105 घंटों में, और कितना काम हो रहा है, 63 300
630 गुणा 2 काम हो रहा है। बात आ गई समझ में। अब इसको काटो, आप 7 से काटेंगे कितना, 15 सत्ते 105 हो जाएंगे, 7 से इसको काटेंगे 90 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 72 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 और 1 50 हो जाएगा, माइनस के 140 बाई हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 180। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी मैं कह सकता हूँ कि 140 बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, और 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, और 4 में से 1 जाएंगे 3 बचेंगे। यहाँ से मुझे बाई की वैल्यू चाहिए, बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई की वैल्यू तो मेरी गलत आ रही है, 8 नम 72 है ना, और 7 दूनी 14 का 4, 7 सत्ते 49 और 1 50, ये बात भी ठीक है, ये बात भी हमारी ठीक है, और 2 सत्ते 14, ये 140 आ रहा है, ये बात भी ठीक है। मुझे बताओ 63 से 10 बार काटेंगे तो 10 गुना 2 20, ये भी ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ हुई है हमारी, 15 सत्ते, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हुई है, सॉरी। गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ हुई है भैया ये, देखो ये हमने 7 से काटा तो 15 सत्ते यानी कि 15 बार कटेगा, और 7 से ये कटेगा 90 बार, तो 15 से ये कट जाएगा मेरा कितने बार, 15 छक्का 90, तो 12 आ जाएगा। देखो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, माफी चाहूंगा इसके लिए, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ आपके लिए, देखो एक बार फिर से देख लेंगे। हमने एलसीएम क्या लिया था, हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था, इनलेट पाइप जो है वो 9 है, तो सॉरी 8 है, तो 8 9 एक की क्षमता है, एक इनलेट पाइप की क्षमता 9 है, तो 8 की पाइप की क्षमता कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस एक जो आउटलेट पाइप है उसकी क्षमता माइनस के 20 है, तो बाई की कितनी हो जाएगी, 20 बाई हो जाएगी। अब ये टोटल जब इनको हम एक साथ खोलते हैं तो ये 105 घंटे में काम पूरा करते हैं, यानी 105 घंटे में टैंक को भरते हैं, और टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक की क्षमता है 300, टैंक की क्षमता है भैया 630 गुणा 2। ठीक है, अब इसको 21 से काट दो, 21 पंजे 105 हो जाएंगे, 21 से हो जाएंगे 63। ठीक है, और 5 से इसको काट दो आप 6 बार, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 72 माइनस के 20 बाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 12। ये 12 इधर माइनस हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा 20 बाई बराबर हो जाएगा 60। तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 3, तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी कैलकुलेशन में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, यदि ट्रेन ए, एक ट्रेन जो है हमारी, अ ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर अ 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीट। ये कहने का मतलब क्या है, 900 मीटर ही लंबी एक ट्रेन है, एक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 900 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में कब पूरा कर देगी, मतलब कितने टाइम में क्या कर देगी, कितने टाइम में इसको कवर कर देगी। मुझे आप बताओ, ये प्लेटफॉर्म होगा मेरे पास, और ये कोई ना कोई ट्रेन होगी। अब ये ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी दोस्तों, तो सीधी सी बात मेरे पास ये है कि ये इस प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय कर रही होगी, और साथ में अपनी दूरी भी तय कर रही होगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि 900 मीटर और प्लस 900 मीटर का प्लेटफॉर्म, ये कितने की क्षमता से कर रही है, मतलब कितने की स्पीड से कर रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रही है। अब ये तो मेरे पास मीटर में है, तो मुझे इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लो, 18 कितने होते हैं, 18 छक्का 108 होते हैं, 18 छक्का 108 होते हैं, और छः छः पंजे कितने होते हैं, 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1800, 1800 बटे हो जाएगा 30, तो आंसर जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया 60 से। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर जो है मेरा 57, 69, 116 किससे डिवाइड है, ये बताना है। मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये 5 से डिवाइड होता तो मतलब कहने का सीधी सीधी बात थी कि बाद की अंक 5 होती या 0 होती, तो 5 से तो आंसर हो नहीं सकता। अगर 12 से डिवाइड होता तो बाद की संख्या 2 से डिवाइड है, ये बात तो ठीक है। हमारी जो संख्या है ना, ये 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 5 7 6 9 1 1 6 है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ये संख्या मेरी
12 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, सीधी सी बात है, बाद के 2 अंक मेरे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। बात आगे समझ में। अब 12 से डिवाइड होने के लिए 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए और साथ में 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 3 से डिवाइड करके देख लो। जहां भी देखो 7 5 12, 12 और 6 कितने होते हैं 18, 18 और 9 कितने होते हैं वो दोस्तों, बोलो 18 और 9 कितने होते हैं 25, 25 और 1 26, 26 और 1 27, 27 और 6 होते हैं 33। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? देखो मुझे क्या करना है, मुझे 3 से 9 बना के काट देना। देखो 9 कट जाएगा 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। मुझे बताओ 7 और 2 हो जाएंगे 9, ये भी कट जाएगा। 5 बचा हुआ है, 5 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, 3 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है उसका डिजिटल सम जो होगा ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगी तो ये 12 से डिवाइड नहीं होगी। अब बात करते हैं 8 से अगर डिवाइड है तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है भैया बाद के जो 3 अंक है ना वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब बाद के 3 अंक कितने हैं 116, ये 8 से डिवाइड है, देखो चेक करके देख लो। 8 दूनी कितने होते हैं 16, 8 ही कम 8 आ जाएगा, बचेगा 3, 36 आ जाएगा, 36 8 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये 8 से भी डिवाइड नहीं है। तो क्या बचा हमारा ऑप्शन बचा 4, 4 से डिवाइड है, हाँ है, क्योंकि बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड है। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द दियर एलसीएम। ये कहने का मतलब क्या है इसका कि हमारे जो दो संख्याएं हैं उसका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ जो है वो 12 है। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ क्या है वो 12 है, और बताना है कि लघुत्तम समावर्तक किससे विभाजित नहीं होगा। मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या का एचसीएफ जो होता है ना, सॉरी किसी संख्या का एलसीएम जो होता है वो उसके एचसीएफ से डिवाइडेड होता है, यानी कि वो एचसीएफ उसका फैक्टर होता है। जैसे जैसे मैं 2 और 4 का एलसीएम लेना चाहूँ तो 4 होगा, और इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। बताओ ये 2 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। 4 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो एलसीएम होता है वो उसके एचसीएफ से 100% डिवाइड होगा। तो अगर किसी संख्या से किसी संख्या का एलसीएम है वो अगर उसके एचसीएफ से 100% डिवाइड होगा, यानी कि बताओ 12 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? 12 से 72 भी डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, ठीक है। 12 से 60 भी डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है। 12 से 84 भी डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है। 90 डिवाइड नहीं हो रही, तो यानी कि इसका एलसीएम क्या नहीं हो सकता? इसका एलसीएम दोस्तों 90 नहीं हो सकता। इन संख्याओं का एलसीएम 90 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे उसके एचसीएफ से डिवाइड नहीं हो रही, और एलसीएम हमेशा और हमेशा संख्या के एचसीएफ से डिवाइड होता है। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। और जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं, इन 20 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, आपको लिख के बताना है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर मुझसे आपको पर्सनली कुछ चीज़ पूछनी है, कुछ चीज़ बात करनी है, तो आप इस इंस्टाग्राम पे आप एक मैसेज डाल सकते हो, मैं टाइम निकाल के आपका मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। बात आ गई समझ में? और पीडीएफ के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और धन्यवाद आपका क्लास में बने रहने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके अपना स्कोर भी बता देना। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।